सुप्रीम कोर्ट में। देखिए, सबको अपनी राजनीति करनी है, सबको अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, उपाध्याय जी यूसुफ रुकिए थोड़ा रुकिए। अश्विनी उपाध्याय जी, क्यों आना चाहिए सिविल कोड? देखिए, पहली बात तो भारत में संविधान है और संविधान दो शब्दों से मिल के बना है, संविधान। ऐसा विधान जो सबके ऊपर समान हो, उसको कहते हैं संविधान। दूसरा, आर्टिकल 44 लागू 75 साल के बाद ये चर्चा हो रही है कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये चर्चा करना ही कि लागू नहीं होना चाहिए, जरूरत नहीं है, मुझे लगता है संविधान निर्माताओं का अपमान है। ये 1948 में चर्चा हो चुकी है। 23 नवंबर 1948 को बाकायदा रेजोल्यूशन पास हो गया कि नहीं, भारत में आर्टिकल 44, जो पहले आर्टिकल 35 था, रीनंबर होने के 44 हो गया, चलेगा। पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में नीरज जी शैल बहुत रेयर 5 बार शैल यूज हुआ है, 5 बार केवल, अदरवाइज विल यूज हुआ है। उसमें से एक बार आर्टिकल 44 में यूज हुआ है शैल, कि मतलब ये ड्यूटी है, इसको लागू करना है, इसमें हीला हवाली नहीं करना। और आर्टिकल 37 में कह दिया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नेवरथलेस फंडामेंटल। उन्होंने ये भी कह दिया कि ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है किसी भी कीमत पे फंडामेंटल राइट से कम नहीं है। इट शैल बी ड्यूटी, ये ड्यूटी थी। अनफॉर्चुनेटली पिछले 75 साल में वोट जीवी और नोट जीवी नेताओं ने इस पे गंभीरता के साथ काम नहीं किया। अब इलेक्शन लॉ कमीशन इस पे काम कर रहा, मैं बधाई देता हूं। अब मैं आता हूं मूल विषय पे। अनफॉर्चुनेटली ये जो कॉमन सिविल कोड है पॉलिटिकल फुटबॉल हो गया है। जो इसकी एबीसीडी नहीं जानते वो समर्थन कर रहे हैं, जो एबीसीडी नहीं जानते वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। कॉमन सिविल कोड आएगा, शादी विवाह की उम्र समान हो जाएगी। लड़का लड़की हिंदू की बेटी हो या मुस्लिम की बेटी हो, पारसी की बेटी हो या ईसाई की बेटी, शादी की उम्र बराबर हो जाएगी। इसमें क्या दिक्कत आएगी? इसमें कौन सा आसमान टूट पड़ेगा? कॉमन सिविल कोड आएगा, ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स कॉमन हो जाएगा सबके लिए। एक मान लीजिए 10 ग्राउंड हुए या 15 ग्राउंड हुए, जो भी ग्राउंड होंगे डिवोर्स के, सबके लिए कॉमन हो जाएंगे। इसमें क्या दिक्कत है? कॉमन सिविल कोड आएगा, प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स सबका एक जैसा हो जाएगा। अभी हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, बाकी सबका डिवोर्स कोर्ट के थ्रू होता है, लेकिन हमारी मुस्लिम बेटियों को आज भी ट्रिपल तलाक खत्म होने के बाद चार तरीके के और तलाक हैं। तलाक हसन, तलाक बाइन, तलाक किनाया। और ये चारों तलाक एसएमएस से होते हैं, व्हाट्सएप से होते हैं, टेलीग्राम से होते हैं, ईमेल से होते हैं, कुरियर से होते हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट ऑफिस के जरिए होते हैं। ये आज भी चल रहा है। तो कॉमन सिविल कोड आएगा तो कम से कम उन बेटियों के अंदर जो खौफ बना हुआ है तलाक हसन, तलाक बाइन, तलाक किनाया का, वो खत्म हो जाएगा। कॉमन सिविल कोड आएगा, गुजारा भत्ता का फार्मूला फिक्स हो जाएगा। कॉमन सिविल कोड से सबको गुजारा भत्ता मिलेगा। गुजारा भत्ता गुजर बसर करने के लिए मिलता है, ये सबको मिलना चाहिए। ये ह्यूमन राइट का इश्यू है, ये सिविल राइट का इश्यू, इसमें काहे लिए भेदभाव करना? कॉमन सिविल कोड आएगा, विरासत का फार्मूला और वसीयत का फार्मूला सबके लिए कॉमन हो जाएगा। कॉमन सिविल कोड आएगा, सबको गोद लेने का अधिकार मिल जाएगा। कॉमन सिविल कोड आएगा, बच्चे के भरण पोषण का अधिकार मिल जाएगा। कॉमन सिविल कोड आएगा, एक पति एक पत्नी का नियम सब पे लागू हो जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि कॉमन सिविल कोड आने से 100% फायदा मुस्लिम बेटियों को होगा, उसके बाद थोड़ा सा क्रिश्चियन बेटियों को होगा, उसके बाद पारसी बेटियों को होगा। हिंदू बेटियों को कॉमन सिविल कोड का कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हिंदू मैरिज एक्ट है अपने आप पे वो इक्वल राइट देता है। विरासत, वसीयत, गुजारा भत्ता सब में इक्वल राइट देता है, और कोई ओरल वहां पे तलाक भी नहीं है। ये मेरा मानना है कि ये बहुत जरूरी है। भारत में देश की एकता अखंडता मजबूत करने के लिए जरूरी है। भारत की सभी बहन बेटियों को इक्वल राइट देने के लिए जरूरी है। और ये भारत की परंपरा है। भारत की परंपरा है नारी तू नारायणी। हमारे देश में तो नारी तू नारायणी का कॉन्सेप्ट रहा है। तो ये भारत का संविधान है। अगर इसको कॉन्सेप्ट देखना है तो हमारा भारतीय परंपरा क्या रही उस कॉन्सेप्ट से चलना चाहिए। ये कोई अरब का संविधान या अमेरिका का संविधान या इटली का संविधान नहीं है, विदेश का संविधान नहीं है। और जिस देश का संविधान होता है वो उसी देश की ज्ञान विज्ञान, उसी देश की परंपरा, उसी देश के रीति रिवाज के अनुकूल काम करता है। तो इसलिए भारत की परंपरा भी ये कहती है कि देश की सभी बहन बेटियों को बराबर अधिकार हो। भारत का संविधान भी कहता है देश की सभी बहन बेटियों को बराबर अधिकार हो। इसलिए कॉमन सिविल कोड आना चाहिए। ये प्योरली जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वालिटी का मामला है। ये हिंदू मुस्लिम का कोई इश्यू नहीं है। सबसे ज्यादा फायदा हमारी मुस्लिम बेटियों को होगा। ये तो दुर्भाग्यवश है कि मुस्लिम कम्युनिटी से कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। एक्चुअल में जिस दिन इसका ड्राफ्ट आ जाएगा, जिस दिन पार्लियामेंट में इस पे ओपन डिबेट शुरू हो जाएगी, ये इसका विरोध करने का कोई तुक नहीं बचेगा।
हाँ, मैं ये जरूर चाहता हूं कि कॉमन सिविल कोड वर्ड यूज करने की बजाय अगर इसको इंडियन सिविल कोड यूज करें, जैसे इंडियन पिनल कोड पहले चल रहा है, एक इंडियन सिविल कोड बनाया जाए। इंडियन पिनल कोड में 23 चैप्टर है, इंडियन सिविल कोड में 10 चैप्टर डाल दिया जाए और चैप्टर वाइज कर दे। चैप्टर 1 एज ऑफ मैरिज, चैप्टर 2 ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, चैप्टर 3 प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स, चैप्टर 5 ग्राउंड्स ऑफ मेंटेनेंस, चैप्टर 5 प्रोसीजर ऑफ मेंटेनेंस। ऐसे इसमें 10-11 चैप्टर डाल दे, सबके लिए आसानी हो जाएगी। आखिर ये शरीयत एक्ट, पारसी मैरिज एक्ट, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इंटरेस्टिंग है। लेकिन अग्निहोत्री जी, पिछले आज़ादी के बाद सब तक ये बात मैंने भी शुरू में कही, वो सरकार की या समाज की जिम्मेदारी थी कि इसको लागू किया जाए, लेकिन लागू हुआ नहीं। अब ये आरोप लग रहा है कि भाजपा इसका फ़ायदा उठाना चाहती है, चुनाव के ठीक पहले ले आई है इसको। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वाकई इसकी टाइमिंग पे कोई क्वेश्चन है, या इसके बेसिक पे कोई क्वेश्चन है, या फिर जो लोग कह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा किसी के पर्सनल उसमें घुस के कानून बनाने की कोशिश कर रहे हैं। विरोध किस बात का है और ये क्यों नहीं हुआ आज़ादी के बाद? आप तो सर बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, डिकेड्स का अनुभव है, पॉलिटिक्स होती रही इसमें खाली। देखिए, यहाँ पर दो अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के मौजूद हैं, अश्विनी उपाध्याय जी और आभा जी। दोनों कानून के बहुत बेहतर जानकार हैं, संविधान के। मैं उतना जानकार नहीं हूँ, लेकिन तो अभी अश्विनी जी ने जिस तरह से पूरी व्याख्या की, तो बहुत आदर्श स्थिति लगती है कि बिल्कुल कॉमन सिविल कोड एक आदर्श सिविल कोड बन सकता है अगर सब कुछ इसी तरह से हो। अच्छी बात है। दरअसल जब कोई भी प्रगतिशील कदम जब उठाया जाता है तो सबसे पहला विरोध जिस समाज के हित में उठाया जाता है। जब जवाहरलाल नेहरू ने हिंदू कोड बिल में सुधार किया और बहुत सारे प्रगतिशील उसमें प्रोविजन डाले गए, तो सबसे ज्यादा विरोध उसी धारा से हुआ जिस धारा से थोड़ा बहुत अश्विनी जी का संबंध है आज। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे, उन्होंने तो वापस ही कर दिया था बिल, दोबारा जब भेजा गया तब साइन किया उन्होंने। तो और कांग्रेस के अंदर भी विरोध था, लेकिन फिर भी वो हुआ, और जिसकी वजह से आज हिंदू समाज में बहुत सारे सुधार संभव हो सके। मुझे लगता है कि मुस्लिम समाज में शायद उस वक्त, क्योंकि 47 का बंटवारा हुआ था और हिंदू मुस्लिम, खासकर मुस्लिमों के लिए अलग राष्ट्र बने, और जो मुसलमान यहाँ भारत में रह गए थे उनके अंदर ये भरोसा रहे कि उनके अधिकार, उनके धार्मिक अधिकार, उनके सारे जो है सुरक्षित रहेंगे, इसलिए इसको टाला गया। क्योंकि अगर इमीडिएट इसको लाया जाता तो पाकिस्तान के संस्थापकों को मौका मिलता कि देखो तुम हिंदुस्तान में रह गए, अब तुम्हारे सारे जो है मजहबी अधिकार ये हिंदुओं की सरकार छीन लेगी। उसके पीछे ये एक मजबूरी रही होगी जो तत्कालीन परिस्थितियां थी। इसलिए इस मामले को, जैसा कि अश्विनी जी कह रहे हैं कि उसमें आर्टिकल 44 में शेल का उपयोग है, तो होगा, क्योंकि मैंने देखा नहीं है, तो शायद इसलिए उसको इस ग्राउंड पे टाला गया होगा। क्योंकि उस वक्त जो नेता थे देश के, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अम्बेडकर, मुझे लगता है हम सबसे ज्यादा दूरदर्शी और सबसे ज्यादा वो समझदार लोग थे जो राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व करके आए थे। इसलिए उन्होंने देश की परिस्थितियों को रखते हुए उसको टाला हो। अब इसके बाद जनसंघ जब बना उस समय, तो जनसंघ ने 3 जो मुद्दे बनाए लिए, धारा 370, कॉमन सिविल कोड, राम मंदिर तो बाद में जुड़ा बीजेपी के साथ, तो कॉमन सिविल कोड और धारा 370 उसका बुनियादी मुद्दा था। और जब से जनसंघ बना, अभी भारतीय जनता पार्टी बनी, उन्होंने इसको हमेशा अपने चुनाव घोषणा पत्र में रखा, हमेशा इसको पब्लिक डोमेन में रखा, और उनको इस आधार पर समर्थन, पूर्ण बहुमत नहीं मिला 2014 से पहले तक। 2014 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी को जो पूर्ण बहुमत मिला, तो ये माना गया कि उसका जो एजेंडा है, जो उसका पॉलिटिकल एजेंडा है, जो उसका वैचारिक एजेंडा है, उसको लोगों ने समर्थन दिया है। तो 5 साल की जो सरकार थी मोदी जी की, वो प्रोबेशन पीरियड की सरकार में उसको कहता हूं, जिसमें उन्होंने अपना कोई भी जो वैचारिक एजेंडा था उसको लागू नहीं किया। यहां तक राम मंदिर भी जो है वो 2019 के चुनाव के बाद उसकी प्रक्रिया तेज हुई बनने की। ट्रिपल तलाक भी 2019 के बाद ही वो कानून बना। तो जब दोबारा और बड़े उससे मैंडेट मिला भारतीय जनता पार्टी को, तो निश्चित रूप से उसको हक है अपना वैचारिक एजेंडा लागू करने का और अपना राजनीतिक एजेंडा लागू करने का। इसमें किसी को विरोध करने का कोई लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है, ये मैं मानता हूं। लेकिन चूंकि इसको इतना ज्यादा, इसके लिए मुस्लिम जो ठेकेदार हैं, जो शायद यूसुफ भाई ने कहा, जो मौलाना या जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो अपने को उसी तरह से संपूर्ण मुसलमानों का प्रतिनिधि मानते हैं, जैसे विश्व हिंदू परिषद वाले अपने को सारे हिंदुओं का नुमाइंदा मानते हैं, ऐसे ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले अपने को सारे देश के मुसलमानों का नुमाइंदा मानते हैं।
शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वाले अपने को सारे सिखों का नुमाइंदा मानते हैं, जबकि वास्तविक ना उनका कोई इलेक्शन होता है ना कुछ एसजीपीसी का तो खाली गुरुद्वारा मैनेजमेंट के लिए होता है। विनोद जी, दो बातें मेरे मन में। एक तो ये देश का एजेंडा है, मुझे नहीं लगता कि ये बीजेपी का या आरएसएस का या किसी हिंदू संगठन का एजेंडा यूसीसी होना चाहिए। अब बाई चांस है कि उन्होंने अपने एजेंडे में डाल रखा है तो हम लोग उसको कहते हैं कि बीजेपी का एजेंडा है। एक दूसरा, आपने एक बात कही कि उस समय के जो लोग थे, पंडित नेहरू, राजेंद्र जी और जो तमाम लोग बड़े दूरदर्शी या समझदार रहे होंगे, निश्चित तौर पर रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, जिन्होंने इस मसले को इस तरह देखा। लेकिन मैं थोड़ा और आपको पीछे ले चलता हूँ सर। भारत में जो है सामाजिक सुधारों का दौर 1860 के लगभग से शुरू हुआ था और बड़े बड़े सुधार 1870, 75, 72, 80 के बीच में हुए थे। वॉरेन हेस्टिंग्स, ईश्वर चंद्र विद्यासागर वहाँ शुरू हुए थे और सब सुधार हिंदुओं के उस पर किए गए थे। अंग्रेज़ों के ऊपर भी ये आरोप है, उस समय के जो लोग थे सुधारकों के, उन पर भी आरोप है, खासतौर पर शासकों के ऊपर, चूंकि उनकी जिम्मेदारी थी। उन्होंने मुस्लिम लॉज को टच भी नहीं किया है और ये सिलसिला आज़ादी से लेकर अब तक चलता रहा। तो ठीक है, दूरदर्शी लोग रहे होंगे, लेकिन एक जैसे कहा था ना कि घिसते घिसते घिस जाएगा अपने आप ठीक हो जाए, वो घिसता तो है नहीं। तो ये मुझे लगता है ये बेनिफिट ऑफ डाउट में उस समय लोगों को क्यों, तो मैं तो ये बेनिफिट ऑफ डाउट मान सकता कि उन्होंने जानबूझ के इसको टच ही नहीं किया, क्यों बर्र के छत में हाथ डालना। मैं इस पे